से जुड़ी हुई बातचीत लगातार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीर और अपडेट आप देख सकते हैं। लैंडिंग से पहले की तस्वीर सामने आ चुकी है। लैंडिंग से पहले की तस्वीर जो इसरो ने जारी की है वो सामने आ चुकी है, आपके सामने है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान 3 लैंडिंग की प्रक्रिया यानी कि जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अभी चंद्रयान के लैंडिंग के सभी टेस्ट और मानक भी पूरे हो चुके हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है आगे बढ़ने के लिए। और इससे पहले कहा जा सकता है ये शानदार तस्वीर हम सभी के लिए एक सुनहरा क्षण। मेरे साथ दीपक शर्मा जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखाना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लैंडिंग से पहले की तस्वीरें बहुत शानदार तस्वीरें सिर्फ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये उत्साह बढ़ाने वाला है। ये जो तस्वीर सामने आई है, हालांकि इससे पहले भी इसरो तमाम तस्वीरें चंद्रयान से जुड़ी भेज चुका है, चंद्रमा से जुड़ी हुई भेज चुका है। ये कहा जा सकता है कि सभी जो टेस्ट है, मानक है, वो पूरे हो चुके हैं। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी अपडेट। देखिए, महज कुछ घंटे शेष रह गए हैं, कुछ महज घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर सामने आ रही है, वो सभी का उत्साह बढ़ाती है। लैंडिंग से पहले की बेहद शानदार तस्वीर आपके सामने है। चंद्रमा की सतह के लिए रेट्रो फायरिंग होगी, उसके पहले की जो तस्वीर है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसीज है वो इसको बाकायदा ट्रैक कर रही है और चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है, यानी कि हम पूरा तैयार हैं इसके लिए। और जो 17 मिनट होंगे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। दीपक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। दीपक जी एक बार कर लेते हैं दीपक जी का। दीपक जी, लैंडिंग के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है चंद्रयान, और ये जो तस्वीर आ रही है सामने, ये हम सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए, आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए तो बहुत बड़ी तस्वीर है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल देखिए, ये ऑर्बिटर द्वारा खींची गई तस्वीर है जो उससे लगातार बातचीत कर रहा है और बातचीत करता रहेगा नीचे जाने के बाद भी। और 14 दिन तक इसकी पूरी प्लानिंग के साथ में पूरा इसके माध्यम से, ऑर्बिटर के माध्यम से हमें सूचनाएं आएंगी, जो सूचनाएं हमको इसरो के माध्यम से आप पूरी पृथ्वीवासियों को देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये तस्वीर मिली है। अब ये बूस्ट करेगा लगभग 4:45 के आसपास, 5 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद में 30 किलोमीटर की हाइट पर जाकर फिर वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसका। अभी ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है, लेकिन जैसे ही वो 30 किलोमीटर की हाइट पे जाएगा तब वो पूरा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा लैंडिंग वाला जो है। और वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, चैलेंजिंग भी होगा और मज़ेदार भी होगा, दोनों ही चीज़ें होने वाली हैं। बिल्कुल, आप लोगों के लिए तो एक तरह से दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही होंगी, और क्योंकि जो घड़ियां हैं नज़दीक आ रही है, आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा और 4 साल की बड़ी सफलता रही है इसके पीछे। बहुत काम हुआ, बहुत बड़ा टीम वर्क, क्योंकि इसरो से भी जो तस्वीर आई थी उनके ऑफिस की, और उसमें दिख रहा था कि लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज था अपने आप को स्थापित कर पाना यहाँ पर। दीपक जी। जी, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंज था। और पिछला चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई, उन गलतियों को हमने सुधार भी लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से स्पीड को कंट्रोल करना ही हमारा असली मकसद है जी। और उसके लिए जो हमारे बूस्टर हैं, जब बूस्ट होंगे तो वो अपने आप ही कंट्रोल करेंगे। और हमारे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जो इसमें एक तरीके से कहना चाहिए कि इंसान भले ही ना हो, लेकिन एक रोबोटिक इंसान वहाँ मौजूद रहेगा, जो अपनी तरह से तैयारी करेगा और देखेगा खुद को, स्वयं को अपने सहज तैयार करेगा कि मैं यहाँ उतर सकता हूँ, कहाँ उतरूँगा। ये सब विक्रम अपने प्लानिंग करेगा, और उस प्लानिंग के साथ फिर वो हमें भी अपडेट करेगा कि मैं कहाँ उतरने जा रहा हूँ। तो ये खास बात होगी उसकी विक्रम की। फिर अपनी गोद में से निकाल के प्रज्ञान रोवर को सारी कमांड पीछे चली जाएगी, जो कुछ करना है फिर लैंडर को ही करना है, अपना स्पेस बनाना होगा, अपनी जगह बनानी होगी, सारी चीजें उसको खुद करनी होंगी, और तस्वीरें फिर वो वहां से भेजेगा। दीपक जी। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और उससे पहले जो स्पीड होगी ना, जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से जब नीचे आएंगे तो उस समय 1680 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये शुरू होगा पूरा खेल, और ये 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। उसके बाद जब ये 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा 30 किलोमीटर से, तो वहां तक स्पीड आते आते 358 मीटर पर सेकंड रह जाएगी।
और जब 7.4 से लेकर 6.8 किलोमीटर ऊंचाई रह जाएगी, तब इस बीच में 336 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड रह जाएगी। यहाँ से एक दूसरा नया चरण शुरू होगा, जब ये आपको 800 मीटर तक लेके जाएगा, यानी कि 6.8 किलोमीटर हाइट है, और उसके बाद में ये लेके जाएगा आपको 800 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से 200 मीटर का। जब यहाँ लेके जाएगा तो उस समय पर इसकी जो स्पीड होगी वो 80 मीटर पर सेकंड होगी, और 80 मीटर तक आ जाएगा ये, और 80 मीटर से फिर ये जाएगा 150 मीटर पर, यानी कि ज़मीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर 10-12 करीब ये समझ लिए 15 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर ये आ जाएगा। और यहाँ क्रूशल पीरियड शुरू होता है। फिर यहाँ से जब ये 150 मीटर पर आएगा तो उस समय इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड होगी, और 150 से फिर ये 60 मीटर की हाइट पर आ जाएगा, एकदम 50 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 40% पर आ जाएगा। उस समय पे ये 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होगी, और उसके बाद ये जब 1 मंजिला के बराबर रह जाएगी, यानी कि 10 मीटर की ऊंचाई जब इसकी रह जाएगी, तब यहाँ पर आने के बाद में फिर ये 1 मीटर तक की स्पीड आ जाएगी। सर, इसकी कि 1 मिनट 1 सेकंड में 1 मीटर ये लोगों के चलेगा। दिमाग में, और लोगों के जहन में है कि अगर 1 मिनट का भी आगे पीछे कुछ फर्क होता है तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लैंडर को अपने इंजन्स और सही समय और ऊंचाई पर इसे तुरंत स्टार्ट कराने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, यानी कि 1 मिनट का जो खेल है वो बना भी सकता है और बिगाड़ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है इस बार? जी नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मिनट, लेकिन इसमें इसलिए दिक्कत नहीं आएगी कि इसे कमांड हम वहां से नहीं दे रहे हैं, पृथ्वी यहाँ से नहीं भेज रहे। इसे कमांड और इसके बूस्टर को ऑन ऑफ करने का काम हम नहीं करेंगे, इसलिए ये सारा काम विक्रम को सौंप दिया है हमने। विक्रम अपने टाइम पर अपने समय से तुरंत एक्शन में आएगा, और वही तय करेगा कि इसे दाएं जाना है, बाएं जाना है, गड्ढे में जाना है या गड्ढे से बाहर जाना है। क्योंकि गड्ढे में जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, इसलिए उसको इस तरह से प्लान किया गया है। उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से है कि वो प्लेन सतह पे उतरेगा। ऑलरेडी उसे पिक्चर बना के दी गई हैं, वो उस पिक्चर्स को ज़मीनी सतह के साथ मैच करेगा, और मैच करने के बाद जब ये पाता है कि हाँ ये उतरने लायक जगह है, तब वो तुरंत उतर जाएगा वहाँ पे, बिल्कुल उस पिक्चर के साथ में। और ये करेगा 150 मीटर जब हाइट पे होगा, उस समय वो लेजर अपने सेंसर के माध्यम से, लेजर के माध्यम से चेक करेगा कि कौन सी जगह वो है और कहाँ पर हमें करना चाहिए, कहाँ लेकिन उतरना दीपक जी सवाल ये है कि तो इसीलिए डरने की बात ये नहीं जो है। प्रोग्रामिंग करने की आप बात कर रहे हैं, स्पेस पे ये प्रोग्रामिंग करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, क्योंकि स्पेस पे ये सारी चीज़ों को पहले से ही कमांड देकर उसके मुताबिक अपने आप को ढालना कहा जा सकता है, कितना चैलेंजिंग होता है और कैसे होती है प्रोग्रामिंग, ये भी हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए ये अभी आप समझ लीजिए, अभी एकदम से दुनिया के बीच में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। ये इंटेलिजेंस ही अब आम पब्लिक के लिए हुई है, लेकिन यही सारी चीज़ें पहले से ही ऑलरेडी पाइपलाइन में बड़े सीनियर रिसर्चों में और इन सब चीज़ों में प्रोग्रामिंग होती है। ये रोबोटिक प्रोग्रामिंग है एक तरीके से। ये दोनों रोबोट है, विक्रम भी और प्रज्ञान भी। और प्रज्ञान तो अपने आप में चलती फिरती लैब है जो टेस्ट और वो सारी चीज़ें करेगी, लेकिन जो विक्रम लैंडर है, ये विक्रम लैंडर अपने आप में एक रोबोट है जो पूरी सेंस के साथ में, बहुत ही संवेदनाओं के साथ में काम करेगा। और उसको जितना प्रोग्रामिंग की गई है, उस प्रोग्रामिंग चंद्रमा की जितनी भी संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को उसमें इनबिल्ट किया गया कि खराब से खराब क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। अगर ये कंडीशन आती है तो ये करेगा, ये कंडीशन आती है तो ये करेगा, ऐसा दिखाई देता है तो ऐसा करना है, और वैसा दिखाई देता है तो वैसा करना है। और ये सारा का सारा विदिन सेकेंड डिसीजन लेगा वो, इसलिए टाइमिंग का लेट इसमें नहीं होने वाला है, तुरंत करेगा और तुरंत ही डिसीजन लेकर ये उतर जाएगा। अच्छा, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी भारत समाचार ज्वाइन किया है, वो उनके मन में एक ये भी सवाल है कि आखिरकार हम चंद्रयान 3 क्यों भेज रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या हम खोज करना चाहते हैं, क्या वहां पर वाकई जीवन की कोई संभावना। ऐसे बहुत सारे प्रारंभिक सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में हैं कि अंधेरे में डूबे हुए चांद को हम लोग जानना चाहते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास किए। दक्षिणी ध्रुव में ऐसा है क्या सर? दक्षिणी ध्रुव में बहुत कुछ है, अथाह भंडार होने की संभावना है, फ्यूल, पानी का अथाह भंडार, सब कुछ होने वाला है। वहाँ बर्फ के रूप में होगा पानी शायद,
क्योंकि -200 डिग्री टेम्परेचर है और वहाँ पर ईंधन की पर्याप्त मात्रा, खनिज की संपदा की पर्याप्त मात्रा होने की संभावनाएं हैं, इसलिए वहाँ सोचा जा रहा है ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर। और जब यदि ऐसा हो गया तो यकीन मानिए कि अगला पड़ाव स्टेशन होगा पृथ्वी के बाद। ऐसे समझिए कि जैसे हमारा जो ना फ्यूल यहाँ से 4 लाख किलोमीटर की दूरी है, तो फ्यूल हमारे पास चंद्रमा तक है और यहाँ चंद्रमा से आगे 4 लाख किलोमीटर और जाना है, तो हम कैसे जाएं? हमारा फ्यूल तो चंद्रमा तक ही है। तो हम यहाँ से वहाँ रह के स्टॉपेज रखेंगे, वहाँ फ्यूल भरेंगे, कुछ लोग रहेंगे, एक तरीके से स्टेशन बनेगा, वो रहने का स्थान बनेगा। और ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे हाईवे पे जब आप चल रहे होते तो रास्ते में ढाबा भी आता है, पेट्रोल पंप भी आता है, तो ये बिल्कुल चंद्रमा भी उसी तरह से ढाबा और पेट्रोल पंप तैयार करेगा। और एक तरीके से वो पड़ाव होगा जो अंतरिक्ष की लंबी यात्राओं के लिए मानव को जाना होगा या रोबोट को जाना हो। पहले तो रोबोट ही भेजेंगे, फिर उसके बाद मानव भेजेंगे। गगनयान में भी हम रोबोट ही भेज रहे हैं, पहले मानव निर्मित जो रोबोट है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल जवाब लगातार जारी रहेंगे। दीपक जी भी भारत समाचार पर लगातार जुड़े होंगे, हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे, हमारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई। लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक की